हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने शो में, मुंबई में हुआ ये शो, उसमें इस तरह की बातें की जिसके चलते महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना की भावनाएं आहत हो गई। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, पर जो लोग नए आए हैं और जो इस कंट्रोवर्सी को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि कुणाल कामरा ने मुंबई में एक शो में भोली सी सूरत नाम के जो गाना है उस पर एक पैरोडी बनाई। पैरोडी का मतलब है कि उसी ट्यून वगैरह को इस्तेमाल करके शब्द बदल दिए और उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया एकनाथ शिंदे को, जिसमें उन्होंने उन्हें गद्दार भी कहा। और इसके चलते ही पूरा मामला गड़बड़ा गया, जिसमें कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि कुणाल कामरा वेल विद इन हिज राइट्स हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ भी कहने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और इसके चलते हम अपने पॉलिटिशियंस को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो इन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। ऑन द अदर हैंड शिवसेना पार्टी वर्कर्स और एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस की इमेज जो है वो उनके लिए बहुत बड़ा एसेट होती है। आपकी रेपुटेशन जो है उससे जनता का मत तैयार होता है। तो अगर कल को कोई भी आकर कुछ भी क्रिटिसिज्म करेगा और झूठ बोलेगा तो इससे जनता का ओपिनियन शेप होता है और ऐसी चीजों में रिस्ट्रिक्शंस लाना चाहिए। तो ये डिबेट शुरू हो गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए या फिर किसी का सम्मान, उसकी रेपुटेशन, या फिर डिफेमेशन के अगेंस्ट में केस। इस पूरे वीडियो में हम इस बारे में तो डिस्कशन करेंगे ही, पर इसमें हम एक और चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम इतने सीरियस हैं, मतलब इंडियंस इतने सीरियस हो गए हैं कि हमारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है। हम एक जोक को आसानी से एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। क्या इस तरह का इंडिया हो गया है हमारा? तो इस बारे में हम विचार करेंगे। एक और चीज यह है कि आज के इस वीडियो में आपको ओपिनियन बनाने में बहुत मदद मिलेगी। आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम पढ़ बहुत कुछ लेते हैं पर हमारा मत तैयार नहीं होता है कि हम किस तरफ रुझान रखना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मेरी कोशिश ये है कि आप अपना ओपिनियन भी इस वीडियो से बनाकर जाएं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। कॉन्टेक्स्ट तो आपको पता चल गया कि ये कंट्रोवर्सी क्या है। अब इसके चलते ही शिवसेना वर्कर्स ने जो स्टूडियो जहां पर ये शो हुआ था, कुणाल कामरा का जो शो है वो हैबिटेट स्टूडियो में हुआ था, वहां तोड़फोड़ कर दी। ये देख सकते हैं आप, ये पीछे इमेज है। पार्टी वर्कर्स ने वहां तोड़फोड़ कर दी और इनके अगेंस्ट में एफआईआर भी हो गई। अब यहाँ पर यह आता है कि एक जोक की वजह से आप प्रॉपर्टी को वैंडलाइज करते हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं, तो कैन इंडिया नॉट टेक अ जोक? हमारे यहाँ पे इतना फ्रीडम नहीं है क्या कि हम एक मजाक करें और लोग उसे वेल रिसीव कर लें? ये तो एक डिस्कशन हो गया। फिर दूसरा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि किस तरफ झुकेगी ये कंट्रोवर्सी, एकनाथ शिंदे की तरफ या फिर कुणाल कामरा की तरफ? तो ये डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। देखो, अब इस चीज को लेके आपको समझ में तो आ गया कि दो गुट बन गए, एक कुणाल कामरा की साइड है, एक एकनाथ शिंदे की साइड है। किसने किसकी साइड ली, अगर आपको वो जानने में इंटरेस्टेड है कि कंगना रनौत ने क्या बोला, जया बच्चन ने क्या बोला, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको नहीं मिलने वाली हैं। आप गूगल कर लीजिएगा कि किसने क्या बोला है। पर जो पार्टीज हैं इस केस में, विच इज एकनाथ शिंदे और कुणाल कामरा, इनके बयान जरूर मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिए कि आप उनका पक्ष सुन लें। तो एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मुझे समझ में आता है कि कुणाल कामरा ने सटायर किया है। सटायर का मतलब है हास्य व्यंग्य, मतलब आप मजाक मजाक में किसी की बुराई कर देते हैं। तो इतना समझ में आता है उन्हें सटायर समझ में आता है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी की इमेज मलाइन ही कर देंगे उसके बेसिस पे। ये यहाँ पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडिया में, मान रहे हैं हम, फंडामेंटल राइट है, पर उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन ने रिस्ट्रिक्शंस बोले हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। तो देयर हैज टू बी अ लिमिट होनी चाहिए हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच में। रेड पेन ज्यादा अच्छे से दिखेगा इसमें। देयर हैज टू बी अ लिमिट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये एकनाथ शिंदे का बयान है। कुणाल कामरा ने क्या कहा? कुणाल कामरा कहते हैं कि उनको बहुत सारे डेथ थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि आप यहाँ आकर तो दिखाइए, हम आपका आना मुश्किल कर देंगे,
इस तरह के एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई जिसमें कुणाल कामरा को धमकी मिल रही है कि आप महाराष्ट्र में तो आइए, आपकी जगह कहाँ है, आप कहाँ हैं। तो उसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो तमिलनाडु में है। अब ये एक्चुअल कॉल है या नहीं, सही रिकॉर्डिंग है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं है हमारे पास, पर कहने का मतलब है कि कुणाल कामरा को बहुत सारी धमकियां आ रही हैं। और वो जो हैबिटेट स्टूडियो डिस्ट्रॉय किया गया उस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि वो इस भीड़ से नहीं डरते हैं और वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने जो भी कहा वो एक कॉमेडी शो के विदिन कहा है, तो वो इस बात की माफी नहीं मांगेंगे। इस पर जो हैबिटेट स्टूडियो का डिस्ट्रक्शन हुआ उस पर भी उन्होंने ट्वीट करके कहा कि देखिए जो भी कहा है वो मैंने कहा है, उस स्टूडियो की कोई गलती नहीं है, वो स्टूडियो जो है वो एक प्लेटफॉर्म है बस। तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि आपको अगर बटर चिकन पसंद नहीं आया है तो आप टमाटर के ठेले को पलट देंगे, ये तो आप गलत जगह पर ब्लेम डाल रहे हैं ना। इसी तरह की एनालॉजी उन्होंने अपने ट्वीट में कही है कि अगर आपको बटर चिकन नहीं पसंद आया तो आप टमाटर का ठेला तो नहीं पलटेंगे। तो सिमिलरली अगर आपको मेरे विचार नहीं पसंद आए तो आप स्टूडियो को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने रेज किया। अच्छा, जो स्टूडियो ओनर है उन्होंने क्या कहा वो भी देख लेते हैं। स्टूडियो ओनर ने कहा कि जो भी आर्टिस्ट हमारे यहाँ परफॉर्म करते हैं उनके विचार सिर्फ उनके हैं, हमारा स्टूडियो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है। पर अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि सोशल मीडिया पे अगर ट्विटर पे कोई हेट स्पीच डाल दे, मतलब कि मैंने कुछ ऐसा बुरा भला डाल दिया ट्विटर पे जिसकी वजह से दंगे हो गए, तो क्या ट्विटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हमने तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, तो सिमिलरली ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्या कि किस तरह के विचार उनके प्लेटफॉर्म से कन्वे किए जा रहे हैं? ये इसके कंटेक्स्ट में मैं नहीं पूछ रही हूँ आपसे ये सवाल, मैं इन जनरल पूछ रही हूँ कि इन जनरल जो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप विचार व्यक्त कर रहे हैं, क्या उस प्लेटफॉर्म ओनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्या कि किस तरह के विचार उसके थ्रू प्रोपोगेट होते हैं? तो ये हमारा वैंडलिज्म को लेके डिस्कशन था। अब जो सेकंड इशू है, सेकंड कंसर्न है, विच इज दो फंडामेंटल राइट्स जो आपस में टकरा रहे हैं। दो फंडामेंटल राइट कौन से? एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो आपको पता होगा, ये आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल राइट जो है वो है कि हम अपनी रेप्यूटेशन को बचा कर रख सकते हैं, हमारी जो इमेज है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। अब वीडियो पॉज करके सोचिए कौन से फंडामेंटल राइट में ये कहा होगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि रेप्यूटेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, पर एक्चुअल में ये है आर्टिकल 21 में। अरे पेन का कलर बदल लेती हूँ, ग्रीन कलर इस पे अच्छा दिखता है। आर्टिकल 21 में जिसमें राइट टू लाइफ है हमें, उसमें हमारी रेप्यूटेशन को डिफेंड करने का भी राइट है, इसीलिए हमारी रेप्यूटेशन हमारे लिए एक फंडामेंटल राइट के विदिन आती है। तो इन सब में क्या हो रहा है, दो फंडामेंटल राइट आपस में टकरा रहे हैं। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस डिफेमेशन की, जो इस केस का अहम पहलू है। पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आपको फ्लैट 60% डिस्काउंट मिल रहा है और साथ में आपको एक्सटेंशन मिल रहा है पूरे 12 महीने का। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है सब्सक्रिप्शन लेने का। इसके लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या, जो कि मेरा नाम है। तो ये कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट दिखने लग जाएगा। अब इसमें आपको मिलेगा क्या, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको क्या क्या मिलेगा? तो ये आपको इतने सारे कोर्सेज हैं, इतनी सारी बैचेस हैं जो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसी बैचेस हैं? आपका टारगेट ईयर क्या है, आप किस साल यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी का पेपर देंगे। अगर आप 2026 में दे रहे हैं तो आपके पास दो बैचेस हैं, आरंभ और इग्नाइट। इग्नाइट में आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे पूरी तरह से। आरंभ में जिस तरह से मैं आपको कन्वे कर रही हूँ अपना मैसेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों का सहारा लेके उस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपका टारगेट ईयर 2027 का है तो हमारी जो बैच है आगाज, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है और आपको यूपीएससी के लिए तैयार किया जाता है। अगर आप 2028 के लिए तैयार कर रहे हैं और आपको चाहिए कि आप अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें, तो आपके लिए जो बैच है वो है नीव। आप अपने आप को नीव बैच में एनरोल
कर सकते हैं। तो ये हमारी बैचेस हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। कोड याद रखिएगा MM05। चलिए अब वापस आते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिफेमेशन का ये केस कैसे है। एकनाथ शिंदे जो है वो डिफेमेशन का केस लगा सकते हैं कुणाल कामरा पे, क्योंकि अगर ऐसा है कि कुणाल कामरा के कहने से अगर उनकी रेपुटेशन को नुकसान हुआ है, उन्हें मानहानि हुई है, तो वो इस केस को फाइल कर सकते हैं। तो डिफेमेशन जो है वो एक अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कि कुणाल कामरा को अपने थॉट्स और अपनी स्पीच एक्सप्रेस करने का अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में। तो वो इसके अंदर सेफगार्ड है या नहीं उसके बारे में हम जानेंगे। पर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एब्सोल्यूट राइट मतलब जिसका जो मन आ रहा है वो कह दे, ऐसा नहीं है। इसमें हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो जानते हैं। तो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखा है, और उसी आर्टिकल में मतलब आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19(2) में उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके क्या लिमिटेशन है उसके बारे में बात की गई है कि किस चीज में आप ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर देश की सिक्योरिटी पे बात आए तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, देश की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी पे बात आए, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज पे अगर बात आए, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन आ जाए, डिसेंसी और मोरालिटी मतलब कि कुछ ऐसा है जो अभद्र है, हेट स्पीच जिसकी वजह से दंगे हो गए हैं, डिफेमेशन सामने वाले को मानहानि हो गई है, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारे इश्यूज पर आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की। तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो सकता है वो है डिफेमेशन का। डिफेमेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की लिस्ट में लिखा हुआ है। अब डिफेमेशन होता क्या है, ये तो मैंने आपको बताया कि मानहानि होता है, पर एक्चुअल में इसका सेंस क्या है, कोर्ट कैसे डिफाइन करता है कि ये डिफेमेशन है और ये नहीं है, उसके बारे में जान लेते हैं। किस केस में आप डिफेमेशन कहेंगे, किस केस में आप डिफेमेशन नहीं कहेंगे, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो डिफेमेशन जो है जिसको मानहानि भी कहा जाता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है लाइबल और दूसरा होता है स्लैंडर। लाइबल मतलब रिटन, आपने लिख दिया है कहीं पे किसी के बारे में कुछ ऐसा जिससे उनको मानहानि हो गई है, न्यूज़पेपर हो सकता है, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हो सकता है, ये सब लाइबल डिफेमेशन में आता है। दूसरा जो है स्लैंडर, वो होता है ओरली, आपने कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ इस तरह के इशारे कर दिए जिससे मानहानि हो रही है, तो वो स्लैंडर डिफेमेशन में आता है। तो डिफेमेशन दो तरह के होते हैं, लाइबल और स्लैंडर। स्लैंडर ओरली, लाइबल जो है वो रिटन फॉर्म ऑफ डिफेमेशन। अब आप मुझे बताइए, यहां पर ही सोचकर बता दीजिए कि कौन सा डिफेमेशन जो है वो परमानेंट कैरेक्टर का होगा और कौन सा डिफेमेशन टेम्पररी होगा। लिखा हुआ डिफेमेशन क्या हमेशा रह जाएगा, या वर्बली बोला हुआ डिफेमेशन हमेशा रह जाएगा? किससे मानहानि में ज्यादा परमानेंसी है? अब आपको ये आंसर मिल गया होगा, लाइबल जो है वो ज्यादा परमानेंट टाइप का है क्योंकि ये रिटर्न है, न्यूज़पेपर में जो छप गया वो छप गया। वर्बली में तो ऐसा होता है कि आपने बोला, अब उसकी रिकॉर्डिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसके पुख्ता सबूत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा टेम्पररी नेचर का होता है, दिस इज परमानेंट नेचर का होता है। तो ये तो डिफेमेशन के दो टाइप हो गए। अब हमारे इंडिया में डिफेमेशन जो है उसकी वजह से आपको क्रिमिनल ऑफेंस, डिफेमेशन को हम क्रिमिनल ऑफेंस भी मानते हैं और सिविल ऑफेंस भी मानते हैं। कहने का मतलब है सिविल ऑफेंस में क्या होगा कि अगर किसी ने मानहानि का आप पर दावा किया है और वो सिविल प्रोसीडिंग्स के विदिन आ रहा है, तो आपको कुछ पैसे देना होंगे, मॉनेटरी डैमेज के, मतलब आपको पैसे देने होंगे कंट्रोल करने के लिए वो डैमेज को। ये सिविल ऑफेंस के रिल्म में आता है। दूसरा जो डिफेमेशन है वो होता है क्रिमिनल ऑफेंस के विदिन, जिसमें क्या होता है आप जेल तक जा सकते हैं मानहानि के लिए, 2 साल के आसपास की जेल और फाइन भी आपको भरना पड़ सकता है। तो डिफेमेशन में आपको जेल भी हो सकती है बशर्ते वो क्रिमिनल ऑफेंस में हो। तो ये डिफेमेशन के दो टाइप्स हैं, सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस में। स्लैंडर और लाइबल, अब किस चीज को आप मानहानि कहेंगे वो कंडीशंस देख लेते हैं। मैंने कहा ना आपको ओपिनियन बनाने में मदद मिलेगी, तो आप अपने खुद के हिसाब से इस लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं। डिफेमेशन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला है स्टेटमेंट, कुछ ऐसा कहा होना चाहिए या लिखा होना चाहिए या इशारों में किया होना चाहिए जो मानहानि लगे आपको। दूसरा होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब है कि अगर मैंने कुछ ऐसा बोला जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपके सम्मान को ठेस पहुंची है, आपका मान कम हुआ है, पर अगर
हम दोनों के अलावा किसी तीसरे ने ये बात नहीं सुनी या नहीं पढ़ी है तो वो डिफेमेशन नहीं है। मतलब कि कोई तीसरी पार्टी का होना बहुत जरूरी है वो डिफेमेशन बनने के लिए, ठीक है। तीसरा है इंजरी। अब इसमें क्या है कि मैंने जो बोला उससे आपका कोई ना कोई नुकसान होगा, ऐसा आपको साबित करना पड़ेगा। कैसे इंजरी हो सकती है? जैसे कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैंने ऐसा बोला जिसके कारण आपकी बिजनेस डील नहीं हुई तो आपको मॉनेटरी लॉस हो गया, तो ये इंजरी का एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हुआ है जो भी मैंने कहा है उससे। फॉल्स फैक्ट्स, अगर ये जो बात मैं कह रही हूं ये सत्य है तो ये डिफेमेशन में नहीं आएगी। अगर ये एक प्रूवन फैक्ट है तो ये डिफेमेशन में नहीं आएगा, पर अगर ये फॉल्स फैक्ट है, मैं झूठ फैला रही हूं, तो वो डिफेमेशन में आएगा। और लास्ट है द अक्यूज्ड इंटेंशन, मेरे जो इरादे जो इंटेंशन है जिसने डिफेम किया है, मतलब इस केस में मैं अगर कुछ ऐसा बोल रही हूँ जो आपको लग रहा है मानहानि है, तो मेरे जो इरादे हैं अगर वो नेक हैं, अगर फेयर हैं, अच्छे इरादे हैं, तो वो डिफेमेशन में नहीं आएंगे। पर मेरे इरादे ही हैं कि आपका नुकसान हो तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। अब ये सारे फैक्टर्स डिसाइड कौन करता है? जुडिशरी डिसाइड करती है, पर ये क्राइटेरियाज हैं। अब इसके एक्सेप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज डिफेमेशन में आ सकती। ऐसे तो कोई क्रिटिसाइज कर ही नहीं पाएगा गवर्नमेंट को, कोई किसी को कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो लिमिटेशंस है इसके। सबसे पहला है कि अगर वो सत्य बोल रहा है तो वो डिफेमेशन नहीं है, अगर आप सही कह रहे हैं तो वो डिफेमेशन बिल्कुल नहीं है। दूसरा है मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कुछ ऐसी बात है जो जनता को जानना बहुत जरूरी है, तो आपको पसंद आए चाहे नहीं आए वो डिफेमेशन नहीं है। तीसरा है प्रिविलेज्ड कमेंट, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्रिटिसिज्म करने का अधिकार है और वो कह सकते हैं ये चीज है, जैसे जुडिशियरी पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, या फिर अगर पुलिस ने आपसे कुछ बयान पूछा है तो उस केस में आप बोल सकते हैं। तो ये जो है ये प्रिविलेज्ड कमेंट्स के विदिन आता है, इनको डिफेमेशन में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो डिफेमेशन के हमने टाइप्स देखे कि लाइबल और स्लैंडर क्या होता है, फिर हमने देखा कि डिफेमेशन किसे कहेंगे, और फिर हमने देखा कि डिफेमेशन किसे नहीं कहेंगे, एक्सेप्शंस क्या हैं इस डिफेमेशन के। अब इस केस के बारे में आते हैं। इस केस में डिफेमेशन के अंडर, जो कि सेक्शन 356 है किसका? भारतीय न्याय संहिता का। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 356 में डिफेमेशन की बात की गई है, उसके अंडर एफआईआर दर्ज की गई है। सिमिलरली सेक्शन 353 और 353(1) और 2 में कि पब्लिक मिसचीफ कॉज करने का कोशिश की गई है। पब्लिक मिसचीफ मतलब वायलेंस और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कॉज करने की कोशिश की गई है, इस बारे में भी कहा गया है कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है कुणाल कामरा के अगेंस्ट में वो इस लाइंस पर हुई है कि डिफेमेशन का केस है या पब्लिक मिसचीफ का केस है। इसमें एक और एंगल है जो गवर्नमेंट और जो पुलिस है एक्सप्लोर कर रही है, यह एंगल है पेड कंटेंट का। पेड कंटेंट का एंगल मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि कुणाल कामरा को किसी ने पैसे दिए हैं ये सब चीजें बोलने के, या फिर वो एक और एंगल एक्सप्लोर कर रही है कि जो राइटिंग है, जो शब्द उन्होंने बोले हैं वो लिखा किसने है, वो उनके खुद के विचार हैं, कोई और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो ये पेड कंटेंट का एंगल भी पुलिस एक्सप्लोर कर रही है। अब ये केस जो है वो इस तरह से अनफोल्ड हुआ है, आगे और भी चीजें आएंगी तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको उसका एनालिसिस करके बताते रहेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक के नंबर से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आया है या नहीं आया है। तो आपको जो भी मैंने बोला है अगर वो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप कॉमेंट करना चाहें और अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो आप कॉमेंट भी कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।